एक मित्र ने पूछा है कि सबके अंदर कोई न कोई प्रतिभा, टैलेंट छुपा हुआ होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसके बारे में स्पष्ट नहीं होते। तो अपने अंदर की छुपी हुई उस प्रतिभा को, उस टैलेंट को कैसे खोजें? पहली चीज़ कि जो प्रतिभा है और या टैलेंट जिसे कह रहे हैं, उसके बारे में हमको स्पष्ट हो जाना चाहिए। छुपा हुआ टैलेंट या छुपी हुई प्रतिभा क्या होगी, उसके बारे में स्पष्ट हों। इसके पहले प्रतिभा ही क्या है, इसको समझने की ज़रूरत ज़्यादा है। जीवन में अनेक परिस्थितियां आती हैं और अगर हम उन परिस्थितियों का सहज और उचित उत्तर दे पाते हैं, प्रत्युत्तर दे पाते हैं, उनके प्रति हम संतुलित व्यवहार कर पाते हैं, तो ये हमारे अंदर की मौलिक प्रतिभाओं में से एक है। प्रतिभा का अर्थ ये नहीं है कि किसी को कोई अलग कला आती है, कोई अलग चीज़ में कोई पारंगत है। ज़्यादातर जब टैलेंट या प्रतिभा की बात चलती है तो लोगों को यही लगता है कि किसी को चित्र बनाना आता है, तो किसी को नृत्य, तो किसी को कोई और तमाम उसकी रेंज है समाज में। और अब लोग आजकल उस टैलेंट के भी इतने दबाव में रहने लगे हैं कि वो एक नए किस्म की बीमारी बन गई है। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी इस टैलेंट को निकालने का दबाव है। उनकी इच्छा हो या ना हो, उनको बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें सीखनी पड़ती हैं जिनको समाज में हम टैलेंट मानते हैं, प्रतिभा मानते हैं। लेकिन उस किसी भी प्रतिभा से उस व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या अंतर पड़ता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है। अक्सर बहुत सारे टैलेंटेड लोग तुमने देखे और सुने होंगे और उनका जीवन बड़े अवसाद में बीतता है। बहुत सारे वो लोग जो सामाजिक मानदंडों पर टैलेंटेड रहे, या तो वो नशे के शिकार हो जाते रहे, अकेलेपन के शिकार हो जाते रहे, और कई बार आत्महत्या जैसे जो कदम हैं उधर भी वो बढ़ गए। तो प्रश्न यही उठता है, क्या टैलेंट हम इन चीज़ों को कहेंगे जो मनुष्य के भीतर कोई परिवर्तन नहीं लाती? आध्यात्मिक अर्थों में देखा जाए, अपने छुपे हुए टैलेंट को खोजने का अभिप्राय इतना ही है कि तुम अपने भीतर की शांति को, अपने भीतर की स्थिरता को खोजो, तुम अपने भीतर के संतुलन को खोजो, और फिर उस पृष्ठभूमि में हर व्यक्ति के अंदर जो अनूठापन है वो निकल कर सामने आएगा। और वो अनूठापन तुम्हारा अपना जॉय है, तुम्हारा अपना आनंद है, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं है। जब टैलेंट किसी को दिखाने के लिए हो जाता है तो उसमें विकृतियां आनी स्वाभाविक हो जाती हैं। जैसे बहुत सारे सृजनात्मक विधाओं में तुमने सुना होगा, हिंदी में बहुत सुंदर शब्द उपयोग करते हैं, स्वान्तः सुखाय। अपने ही सुख के लिए, अपने ही प्लेजर के लिए। तो अपना ही सुख और अपना ही आनंद तो व्यक्ति तभी ढूंढ पाएगा जब वो अपने अंदर कहीं मुड़ा हुआ होगा, अपने भीतर की तरफ यात्रा करेगा, किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं। क्योंकि दूसरा आया नहीं और जीवन में तनाव पैदा हुआ नहीं, दोनों का सीधा सीधा रिश्ता है। अगर इस परिप्रेक्ष्य में, इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो प्रतिभा का एक बहुत बड़ा पैमाना
ये भी बन जाता है कि जो व्यक्ति दूसरों से कम प्रभावित हो वो प्रतिभाशाली, जो हमेशा दूसरों से प्रभावित रहे, जो हमेशा भीड़ से संचालित हो, वो कम प्रतिभाशाली। ये अनुपात हम तय कर सकते हैं, अपने ही अंदर मुड़कर जीना। तो जितनी भी कलाएं हैं, जो विधाएं हैं संसार में, जिनको आमतौर से टैलेंट की तरह लोग देखते रहे हैं, उनका जो गुणधर्म है या उनकी क्वालिटी है वो बदल जाती है। अब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते हैं तो वो पहले ही कहते हैं कि मैं स्वांतः सुखाय लिख रहा हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं है कि लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। और मैं इस बात में यकीन करता हूँ कि उन्होंने सचमुच में स्वांतः सुखाय ही लिखी होगी, जो आज उसकी इतनी प्रसिद्धि है, जनमानस में उनकी रचना इतनी रची बसी है। जो लोग दूसरों को सुनाने के लिए और प्रभावित करने के लिए कविताएं और साहित्य लिखते रहे, उनको आज पता नहीं कौन जानता है या नहीं जानता है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अक्सर जो इस तरह की विधाएं हैं, उनमें काम करने वाले लोग जो तथाकथित टैलेंट में जीते हैं, उनके अंदर एक बेचैनी पाई जाती है। वो कोई भी विधा हो, काव्य हो, नृत्य हो, गायन हो, वादन हो, कुछ भी हो, वो बेचैनी है उनको दूसरों को सुनाने दिखाने की। कभी कभी मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी बेचैनी क्यों है। जैसे कुछ लोगों को गाने की प्रतिभा हो सकती है, गायन का टैलेंट, तो ये उनका अपना आंतरिक सुख हो सकता है और तब शायद उसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो बिल्कुल फर्क हो। लेकिन अक्सर देखा जाएगा वो लोग बेचैन हैं कि दूसरों को कैसे सुनाएं, दूसरों को कैसे बताएं कि मेरे अंदर क्या है। ये तो एक आध मोटी मोटी टैलेंट की जो प्रचलित चीज़ें मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उसकी रेंज कोई भी हो सकती है। घरों में भी बच्चों को जब हम कुछ सिखा लेते हैं तो अक्सर ये होता है, हम चाहते हैं कि वो उनका प्रदर्शन करें। जब कोई मेहमान आए तो उसके सामने वो उसका प्रदर्शन करें कि उनको क्या आता है, क्या क्या चीज़ें उन्होंने सीखी हुई हैं, किसी न किसी रूप में उसका प्रदर्शन करें। और ये प्रदर्शन की वृत्ति धीरे धीरे व्यक्ति को बहुत परेशान कर देती है। मैंने पढ़ा है कि तानसेन बहुत ही अच्छे गायक रहे और अकबर उनसे बहुत प्रभावित थे। तानसेन के नाम अनेक से राग और बहुत सारी चीज़ें रहीं और अकबर उन पर बहुत ही मुग्ध रहते थे। तो एक दिन उन्होंने तारीफ में उनसे कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस संसार में तुमसे प्रतिभाशाली कोई गायक होगा। तानसेन ने कहा कि आप मुझे क्षमा करें, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे गुरु जिस तरह के हैं उनके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। अकबर ने कहा कि ऐसा कैसे? अगर तुम्हारे अंदर इतनी प्रतिभा है और तुम कह रहे हो मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो तुम्हारे गुरु के अंदर क्या होगा? तो अकबर ने कहा सुनवाओ, उनको बुलाओ। तानसेन ने कहा वो आते नहीं है कहीं, वो बुलाने से कहीं जाते नहीं। क्यों? उन्होंने तानसेन ने कहा कि वो अपने ही मौज में, अपनी ही मस्ती में गाते हैं, जब भाव आता है तब, किसी को सुनाने के लिए नहीं। तो
घटना ये है, बड़ी प्रसिद्ध घटना है। कहते हैं कि अकबर एक बार छुपकर तानसेन के साथ सुनने गए। हरिदास उनके गुरु थे, और जब उन्होंने उनका स्वर सुना तो अकबर को लगा कि सचमुच में बात सही थी, तानसेन इनके आगे कुछ भी नहीं है। तो अकबर ने तानसेन से पूछा कि ये अंतर क्यों है। उनका सीधा सा जवाब था कि मैं मूल्य के लिए गाता हूँ, मैं कुछ पाने के लिए, और मेरे गुरु को कुछ पाना नहीं है, किसी को दिखाना भी नहीं है और किसी को सुनाना भी नहीं है। कोई सुन ले तो उसका सौभाग्य, कोई ना सुने तो कोई परवाह नहीं। प्रतिभा का अगर देखा जाए मूल्यांकन इस घटना के संदर्भ में उचित होगा, क्योंकि प्रकृति में भी जितनी चीज़ें हमको बड़ी खूबसूरत और बेशकीमती जान पड़ती हैं वो अपने आप में पूरी हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, और वो अपने आप में पूरी इसलिए हैं क्योंकि वो किसी दूसरे को दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। जैसे एक फूल भी खिल रहा है तो वो बस खिल रहा है अपनी पूरी कंप्लीटनेस में, टोटलिटी में, किसी को दिखाने के लिए नहीं। दिखाने के लिए अगर फूल खिलते होते तो वो इंतज़ार करते कि जब लोग आएंगे तब पूरा खिलेंगे, तब तक थोड़ा बचा के रखते। अगर कोई रास्ते पर आता हुआ दिखे तो जल्दी जल्दी खिल जाए। जैसे घरों में भी लोग इस तरह से पड़े रहते हैं जैसे ये अब कभी बाहर निकलेंगे नहीं, और पता चले कोई आने वाला है तब वो कपड़े भी पहनते हैं ठीक से, बाल भी ठीक करते हैं, मुंह भी धुलते हैं, क्योंकि कोई आने वाला है, अब उनको दिखाना है। अपने लिए वो सुंदर या अच्छे ढंग से नहीं रह रहे हैं, और जब अपने लिए नहीं रह रहे हैं तो ये भी एक प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह है। और फिर जब दूसरे के लिए कुछ करेंगे तो उसमें एक तनाव आ जाएगा। तो मुख्य चीज़ हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर अपनी छुपी हुई प्रतिभा को खोजना है तो पहले अपने छुपे हुए केंद्र को खोजें। छुपा हुआ जो केंद्र है वो हमारी चेतना का ही केंद्र है, हमारी शांति का, स्थिरता का, समस्वरता का, स्टिलनेस, पीस, हार्मनी का। और एक बार अगर हम वहाँ तक पहुँचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमसे निकलेंगी जिनकी कई बार उपयोगिता बहुत हो सकती है और कई बार उनकी कोई उपयोगिता नहीं भी हो सकती है, लेकिन वो भी एक किस्म का टैलेंट ही होगी। अगर तुम एक प्रसन्न चेहरा ही रख पाओ तो ये भी बहुत बड़ा टैलेंट होगा। ऐसे समाज में जहाँ सबके चेहरे लटके हुए हैं, उदास जिन चेहरों को देखकर निराशा होती है, सारी भीड़ में अगर तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता हुआ हो सके तो तुमने बहुत बड़ी सृजनात्मकता कर ली। तुम 1000 चित्र बना लो, 1000 कविताएं लिख लो, उससे बेहतर मेरी दृष्टि में तो यही क्रिएटिविटी होगी कि तुम एक प्रसन्न चेहरा रख पाए जो कि झूठा नहीं है, असली है, वो तुम्हारे अंदर से निकल रहा है। इस तरह से हर व्यक्ति के अंदर अनेक अनेक किस्म की प्रतिभाएं, विनम्रता की प्रतिभा हो सकती है, स्वीकार की प्रतिभा हो सकती है, सहयोग की प्रतिभा हो सकती है, तमाम तरह की चीज़ें। अगर हम स्वीकार भाव में जी पाते हैं तो ये भी एक टैलेंट है जो छुपा हुआ है, क्योंकि वो बहुत सारे और टैलेंट्स को उभारता है। हम सहयोग की प्रतिभा में अगर हैं, एक दूसरे को सहयोग करें जीवन में विकसित होने का। प्रतिभा ये नहीं है कि एक दूसरे का गला काट कर हम आगे जाने की कोशिश करें, एक दूसरे का सहयोग करते हुए भी आगे जाया जा सकता है। तो टैलेंट का नया एस्पेक्ट हमको ढूंढना होगा जो कि ज़्यादा आध्यात्मिक है, और मेरी दृष्टि में वही सृजनात्मक है। बाकी किसी टैलेंट का बहुत मूल्य मैं नहीं समझता कि है।